अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम इस मौजू पे करेंगे जो बीबीसी में अभी हाल ही में इंटरव्यू है साग डार साहब का। उधर बहुत कंफ्यूज थे और इस मसले के ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी बात ये होगी, जो पीडीएम का इत्तेहाद है उससे बहुत सारी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, ये आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क को क्या नया दे सकती हैं जो पहले आज तक नहीं दे सकी। इन्होंने 30-40 साल हुक्मरानी भी की है। इस मौजू के ऊपर बात करेंगे हम बशारत अहमद बशारत साहब के साथ जर्मनी में। अभी आपको लेके चलते हैं जर्मनी और बशारत अहमद बशारत साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम मोहतरम। हाँ जी बशारत साहब, आज एक जो असाक डार साहब का इंटरव्यू बीबीसी ने जो लिया है, शायद आपने भी देखा होगा, तो उसमें बड़े जी जी कंफ्यूज थे, वो बहुत कंफ्यूज थे ना, और वो कैसे सही तरह से सवालों के जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। तो जी इसके जी बारे में कोई थोड़ी सी रोशनी डालें। जी 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 मोहतरम नईम साहब, बात यह है कि चूंकि बात एक सियासतदान की हो रही है, जी तो इसलिए हमने सियासत के जुमरे में इसको देखना है। सही। सियासतदान लोग जो होते हैं आमतौर पे तो ये कौम की खिदमत के अलंबरदार होते हैं और वो खिदमत का दावा करते हैं, और पब्लिक भी इनको इसीलिए वोट देती है ताकि वो मुल्क की बेहतरी के लिए, कौम की बेहतरी के लिए कुछ काम जो है वो करें। ठीक है, लेकिन जब किसी लीडर में, सियासी लीडर में लालच आ जाए, तमा आ जाए और पैसे इकट्ठे करने की हवस आ जाए, तो फिर उसके कौल और फेल में तजाद आ जाए। सही। और जब कोई भी सियासतदान, में किसी का नाम नहीं लेता, किसी भी सियासतदान में फिर झूठ शामिल हो जाए तो फिर उसके काम में बरकत नहीं रहती। सही। फिर उसके मुंह से सच्ची बात जो है वो निकल नहीं सकती। सही। मुनाफिक की 3 निशानियां आमतौर पे होती हैं। सही। पहली बात यह है कि वो बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, वादा अपना वफा नहीं करता। तीसरा, अमानत में खयानत करता। अब आलम इस्लाम में खास तौर पर और बाकी दुनिया के भी मुल्कों में जहां करप्शन है, हम देखें तो ये 3 बीमारियां जो है अगर सियासतदानों में कहीं हो तो फिर उस मुल्क की तरक्की की रफ्तार जो है वो रुक जाती है, और वो फिर वो मुल्क जो है वो कर्जों की दलदल में और दूसरी जलालतों में जो है वो फंस के रह जाता है। सही बात। और तरक्की का सफर जो है फिर वो रुक जाता है। आज जिस मौसूफ की आप बात कर रहे हैं, उनका चेहरा ये बताता था कि वो कहना कुछ और चाहते हैं, निकलता उनके मुंह में से कुछ और है। क्योंकि सच बोलना बड़ा मुश्किल था और सच के साथ तल्लक नहीं था लगता उनका इस सिलसिले में, इसलिए फिर वो बात कुछ और कर रहे थे, निकलती कुछ और बात नहीं, इससे पहले बशारत कहने साहब वाले बंदे को जी तो कोई मसला ही नहीं होता। सही बात। जी इससे पहले मैंने कहा, मरियम नवाज साहब अभी आज तक कहते रही है कि लंदन के फ्लैट के साथ हमारा इसलिए कोई तल्लक नहीं है। इसके साथ उनके जो भाई हैं वो भी पहले हाँ जी कहते थे कि इनके हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जी फिर बाद में अब हाँ जी मरियम नवाज साहबा के वालिद साहब भी उधर रह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब, और इसी तरह हाँ जी जो उनके जो छोटे भाई हैं, बाद में उनका इंटरव्यू आया था जब बीबीसी को दिया, वो इस चीज का इनकार कर रहे थे। बाद में हर चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा है। हाँ तो जी हाँ जी। तो वो बात ये है कि अब मैं आपको इसकी इन सारी बात का निचोड़ जो है ना वो मैं आपको बता देता। बात ये है कि हमने, चूंकि ये एक इस्लामी मुल्क है और ये सारे जितने सियासतदान हैं अपने आप को इस्लाम से मंसूब करते हैं, ये बात दुरुस्त है ना मेरी? जी जी मुसलमान होने का दावा भी करते हैं और अपने आप को इस्लाम से भी मंसूब करते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी मंसूब करते हैं। ठीक हो गई ये बात? जी जी अब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 14वीं सदी के उलमा जो होंगे वो उस वक्त की बदतरीन मखलूक हो। ठीक है, जी इनके सच्चा होने की, इनके अच्छा होने की तो आप इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने ये 12-13 जो पार्टियां हैं इनकी जो जी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है,
जी जी इन्होंने फैसला क्या किया है कि एक आगे एक मुल्ला को लगाया, समझ के बात। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस दौर के उलमा बदतरीन मखलूक, तो जो बदतरीन मखलूक को अपना चेयरमैन बना के, अपना सदर बना के तो चले हैं मुल्क की खिदमत करने और जमहूरियत की खिदमत करने के लिए, उसका अंजाम क्या होगा और उनके काम में कितनी बरकत होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मेरा ख्याल इन, और फिर क्योंकि वो जिसको मतलब कहा गया है कि उनकी हरकत सूरों और बंदरों की तरह होगी इस दौर के उलमा की, और वो बदतरीन मखलूक होंगे, तो फिर उनको सरदार बना के, उनको सदर बना के, उनको चेयरमैन बना के, उसको आगे करके और उसकी अमामत में फिर डेमोक्रेसी के लिए और मुल्क की अपना खिदमत के लिए और हुकूमत के तख्ते उल्टने के लिए और फला 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 तामीर के दावे और दूसरे ये सारी चीजें जो है बेबुनियाद है सारी चीजें। इसलिए इनके कौल और फेल में चूंकि तजाद है, तो इन मौसूफ की जो आज बीबीसी के इंटरव्यू में थे साथ साथ, उनकी भी हर बात जो है वो दूसरी के साथ मैच नहीं करती। सही बात। इन्होंने खुद बयान दिए अदालत के सामने कि जो कुछ साबका हुक्मरान करते रहे जब इनकी हुकूमत थी, फिर उससे फिर जाना, फिर वो कहना सियासी बयान है। ये तो बात वही होगी कि तुम सियासी बयान हो तो क्यों झूठ बोलते हो, साफ बात करो, सीधी बात करो, है? नहीं, सियासी बयान में पैदा नहीं होता। वो मैंने 3 निशानियां जो बताई हैं जी, वो जब पॉलिटिशियन में आ जाएं तो फिर उस मुल्क का और उस कौम का अल्लाह। अच्छा बशार साहब, आप अमानत में, सही अमानत में खयानत आ जाती है ना, जब मुल्क की दौलतें हुकूमत के सुपुर्द हैं, सारा कुछ किसी हुकूमत के सुपुर्द हो तो वो लूट के खा जाए सारा कुछ, तो अमानत में खयानत भी हो गई। बात करते हैं तो कहते हैं कि जी वो तो सियासी बयान। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी बात झूठ बोल के तो फिर उससे मुकरता, फिर कहते हैं ये नहीं। वादा, जितने वादे सियासतदान ये करते हैं आम तौर पे, ऐसे लोग जिनमें ये 3 निशानियां पाई जाती, वो सारे नहीं तो बेशुमार उनमें से झूठे वादे, उसके काम में कैसे बरकत हो सकती है। आप क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ गए कि वो झूठ बोलता है, उसने बोलना ही बोलना है। क्यों? जिन लोगों में ये 3 चीजें होंगी उन्होंने तो यही कुछ करना है। जिस दिल में दौलत का प्यार और झूठ का राज है, जिस इंसान के दिल पर, वहां से सच निकल ही नहीं सकता, वहां सच रह ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता ना इंसान। सही, ये थी बात। अच्छा, आज ना बीबीसी ने जब वो बयान लिया था साग साहब से, वो बार बार कह रहे थे कन्विक्टेड जो मतरूबा जो मुजरम है, वो मियां साहब को बार बार वो कह रहे थे। तो अभी मैंने पहले तो मियां साहब कोरोना की वजह से मास्क पहनते थे, बाहर जाते थे सड़कों पे। आप इन्हें वैसे भी गोरों से छुपने के लिए भी, ब्रिटिश अवाम से भी छुपने के लिए मास्क मेरे ख्याल पहनना ही पड़ेगा। ऐसे सारा इंटरव्यू तो इंग्लिश में हुआ था। जी 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 हाँ, वो तो फिर है ना, फिर इंसान तो दुनिया में बड़े, इससे भी हमने बुरे बुरे हालात देखे। एक दफा शहंशाह ईरान जो था, याद है आपको, रजा शाह पहलवी से पहले, तो वो बंदा जब इधर यूरोप में आता था तो बड़ी इज्जत उसकी होती थी, बड़ा इकराम होता था, बड़ा करम वेलकम उसका होता था। फिर उस पर उसकी करतूतों की वजह से उस पर वो वक्त आया कि दुनिया का कोई मुल्क भी उसको अपने अंदर आने के लिए इजाजत देने के लिए तैयार नहीं। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं था जो कहता था आ जाओ। जब उसका बुरा वक्त आया, जब खमीनी साहब वापस ईरान गए, तो उसको कब्र के लिए जगह मिलनी जो थी वो मुश्किल हो गई। तो आप छोटी सी बात कर रहे हैं कि गोरों से बचने के लिए मास्क लगाना पड़ेगा, ये वो। तो जब इंसान जो है वो अपने मुल्क के साथ अगर कोई इस तरह से करता है, कौम के साथ करता है, मुल्क के खजानों के साथ इस तरह से करता है, तो फिर जाहिर है उसका नतीजा अच्छा तो नहीं ना इंसाफी हो सकता है, ना किसी सूरत में, सही, वो कोई भी हो। हाँ,
اچھا اسحاق صاحب بھی آج سارا پروگرام میں وہ سوال کوئی کرتے تھے جواب کچھ دے رہے تھے, وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ میری ایک ہی پراپرٹی ہے, ایک ہی پراپرٹی ہے میری نا. تو میرا اسحاق صاحب کی بعد میں بہت ساری پراپرٹیز بھی نکلیں گی, امید ہے ایسا کوئی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ ہاں ہاں، میرا خیال ہے کہ اگلے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ وہ تحقیقاتی ادارے جو ہیں پاکستان کے دوسرے تیسرے جی وہ بتا دیں گے کہ کتنی کن کی ہیں اور کہاں کہاں ہیں اور کیا کیا کچھ یہ کرتے ہیں. اگر نہ ہوا تو نہ صحیح, اگر ہوا تو پھر ظاہر ہے ضرور نکلیں گے. تو یہ تو چیزیں اب چپ نہیں سکتی, پہلے جو کچھ تھا ان کے پاس اور اب کہاں سے. بات یہ ہے کہ ہم نے سوائے عمران خان کے یہ جو ہے اس وقت خاص جی اس بندے کے علاوہ جتنے بھی جس بھی سیاستدان کو آپ دیکھ لیں, سارے نہیں میں کہتا لیکن کافی بڑی تعداد جو ہے جب وہ سیاست میں آئے تھے اس وقت وہ زیرو تھے یا چھوٹے چھوٹے سرمایہ دار. سمجھ گئے بات؟ صحیح. ان کی پراپرٹیاں چھوٹی تھیں, ان کی دولت چھوٹی تھی, ان کی جگیریں چھوٹی تھیں یا ملیں کم تھی. جو وہ سیاست میں آئے ہیں تو ان کی ذاتی دولتیں بڑھتی گئی ہیں اور ملک جو ہے وہ غریب ہوتا گیا, ملک قرضوں میں جکڑتا چلا گیا اور ان کی جائیدادیں بڑھ. سچائی پرکھنے کے لیے تو سب سے بڑا معیاری یہ ہے, صرف ایک بات آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی ملک کی سیاستدان جو ہے وہ پولیٹکس میں آ کے امیر ہو رہے ہیں اور ملک کے اوپر قرضہ چڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ کرپٹ ہیں, سیاستدان کرپٹ ہیں. صحیح. جس ملک میں لوگ ادھر ہم دیکھتے ہیں ہماری بندسکات کیا بات ہے, وہ فرشتہ کثرت عورت ہے. ادھر یورپ کے آپ دوسرے سیاستدان دیکھ لیں کیا کریکٹر ہے ان کا, کتنے شاندار اعلیٰ قسم کے. شاذ و نادر یہ شاید کوئی ایسا بندہ ہو جس نے کوئی سیاست میں آ کے دولت کمائی ہو, ورنہ بالکل فیر ہیں وہ قوم کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں, خدمت کر کے چلے جاتے ہیں اپنا ٹائم پورا کر کے. لوگ بعد میں بھی ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ بات ہے. اچھا وہ ابھی حال ہی میں جو امریکہ میں الیکشن ہوئے ہیں, جو بائیڈن جیتا ہے صدر بنا ہے, تو جو بائیڈن کے بیٹے کا پتہ چلا تھا کہ اسے کینسر تھا اور اس کے پاس بیچارے کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے بیٹے کا علاج کرا سکے. حالانکہ پچھلے تقریباً میرا وہ 9-10 دفعہ میرا وہ اور نائب جو صدر بنا ہے, یا پچھلے 9-10 سال سے نائب صدر تھا وہ امریکہ کا نا, جو بڑی دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور ریاست ہے. ہاں اوباما سے پھر اسے قرضہ لیا تھا. آپ نے اوباما صاحب کے دو بار جو اوباما صاحب رہے ہیں اپنا وہاں کے امریکہ کے صدر, وہ ان کا نائب صدر تھا. اچھا. نائب صدر کے طور پہ کام. صحیح. ایسے لوگ عظیم اور شان لوگ ہیں, انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہیں. ایسے لوگ اپنی شرافت کے لحاظ سے, ایمانداری کے لحاظ سے, سچائی کے لحاظ سے, وہ خواہ کسی بھی قوم کسی بھی مذہب کے ہوں, ہمیں اس سے کوئی غرض. اس بندے کو, ایسے بندے کو سلوٹ کرنے کو جی چاہتا ہے. صحیح. بیٹا دیکھیں اس کا بیمار ہے, مرنے کے قریب ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنا مکان بیچ کے تو اس کا علاج کرا. یعنی وائس پریزیڈنٹ ہے اس ملک کا, اور پتہ نہیں سال سے وہ 40-50 سال سے بھی شاید زیادہ عرصے کا وہ پولیٹکس میں ہے, لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کا علاج کروا سکے. اس کے لیے اس کو مکان اپنا بیچنے لگا تھا. تو پھر وہ اوباما نے کہا کہ نہیں آپ مکان نہ بیچے, میں پیسے وہ قرضہ یا جس طرح سے بھی ہوگا تو وہ اس طرح سے ہوگا. ایسے لوگ ہوتے ہیں عظیم الشان. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیے 2 بار 3 بار دیے, لیکن کیا ہوا یار, کچھ بھی نہیں ہوا. جب باہر نکلے ہیں تو اتنی کرپشن اور یہ وہ سارا کچھ کیا ہے. صحیح. تو یہ دل دکھتا ہے. بہت شکریہ بشار صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے نا. ناظرین آخر پہ میری بات, آخر پہ میں یہی عرض کروں گا کہ ہم کو دعا کرنی چاہیے. اس آج بھی ہمارے خون میں گردش کرتا ہے, وہاں کی عوام کے ساتھ ہمیں دلی محبت ہے, پیار ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو قرضوں سے نجات دے, غریبوں کی مدد کرے, اور اچھی ایسی لیڈرشپ ان کو عطا فرمائے. یہ مولوی کے چنگل سے پاکستان نکل جائے, وہاں امن و امان جو ہے وہ آ جائے, تو یہ ملک ترقی کرتا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ اللہ کرے ایسا جلد ہو, ہم اپنی زندگی میں یہ سارا کچھ جلدی دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. ناظرین جیسا کہ بشار صاحب نے بڑی وضاحت کی سارے اس پروگرام میں
کم از کم ان جو لوگوں کی حکمرانوں کی وضاحت بھی کی کہ ہمارے حکمرانوں میں کیا خرابیاں ہوتی ہیں، اور انہی کی خرابیوں کی وجہ سے ہمارا ملک کے اوپر دن بدن بد سے بدتر دن آتے رہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے بھی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔